मेरे बयान करने का मकसद ये है कि भारत के वजीर आजम के सीने में जो दिल है उसकी धड़कनों में जरा हमारी तकलीफ का भी इजहार पैदा हो जाए। मेरे बयान करने का मकसद आप नहीं है, बल्कि अब मैं जो बयान करने जा रहा हूं वो भारत के वजीर आजम के लिए बयान कर रहा हूं कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे तो यकीन नहीं है, मगर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं बहैसियत इस अजीम मुल्क के एक शहरी के नाते, बहैसियत एक अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे के, हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि भारत के वजीर आजम, दिल्ली में इतना बड़ा फसाद हुआ, आपने अब तक अपनी जबान को नहीं खोला। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, मोहतरम प्रधानमंत्री साहब, उत्तर प्रदेश में कल आपने दो तकारीर तो की, सबका साथ सबका विकास की बात तो आपने की, जो आपका पसंदीदा डायलॉग है, मगर आपने दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं की। भारत के वजीर आजम से हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपके घर से ज्यादा दूर के फासले पर नहीं, बहुत नजदीक, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका जाती घर नहीं है, वो भारत की जनता का घर है। उस घर से आधा घंटे के 20 मिनट के फासले पर फसाद होता है, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा बल्कि 42 लोगों की हलाकत हुई है, मारे गए हैं। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आप जानते हैं प्रधानमंत्री के 80 से ज्यादा लोगों को गोली लगी? प्रधानमंत्री वजीर आजम, क्या आप जानते हैं कि 4 मस्जिदों को जला दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि करोड़ों रुपए की जायदादों को जला दिया गया, नुकसान हो गया? हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते भी हैं कि एक आईबी का ऑफिसर जिसका नाम अंकित शर्मा है, उसको मार दिया गया, और इतना बेदर्दी से अंकित को मारा गया कि उसको जिस्म पर कई चाकों के वार मारकर उसकी लाश को ड्रेन में फेंक दिया गया। भारत के वजीर आजम क्या जानते भी हैं कि वो जो 4 बच्चों का वीडियो आया था प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि जब आप सुबह उठते हैं और अपनी दिन का आगाज करते हैं तो आपके सामने भारत के जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी न्यूज आपको दी जाती है और उसका मुताला आप देखते हैं अपने आईपैड के ऊपर। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि 4 मुस्लिम बच्चों को लिटाकर पुलिस मारने के बाद उनसे कह रही है कि जन गण मन पढ़ो, और एक बच्चा तकलीफ से लेटे लेटे जन गण मन पढ़ रहा है। वजीर आजम, आप जानते हैं कि उन 4 बच्चों में एक ऊदी टी शर्ट पहना हुआ बच्चा था जिसका नाम फैजान है। प्रधानमंत्री, उस फैजान की उम्र 23 साल की थी, जो पुलिस की लाठियों और गोली का शिकार होने के बाद भी पुलिस के जुल्म की वजह से, इसरार की वजह से जनगण मन पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री, आपको मालूम कि फैजान की मौत हो गई, और उसकी मां ने क्या कहा? प्रधानमंत्री सुनिए, उसकी मां ने कहा कि जब फैजान की लाश को घर को लाया गया तो फैजान के खोपड़ी से खून बह रहा था, फैजान का जबड़ा टूटा हुआ था। प्रधानमंत्री, आप ये जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ताकि आप तक हम दीवानों की आवाज पहुंच जाए। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक 85 साला महिला जिसका नाम अकबरी बेगम था, वो जल गई अपने घर में। वजीर आजम 85 साला महिला हैं। आप तो मुस्लिम महिलाओं से दावा किए थे कि मैं आपका भाई हूं। अकबरी बेगम 85 साला एक ज़ईफ औरत अपने घर में जल गई। खानदान वाले डर की कैफियत में छत पर चले गए थे। वो वीडियो बीबीसी ने जारी किया था, प्रधानमंत्री आप देख लीजिए। तो गड़बड़ में जब बाजू से सीढ़ी से उतारा गया तो हैबत और वहशत की वजह से लोगों ने भूल गया कि घर में एक ज़ईफ हमारी दादी भी है, मां भी है। बाद में मालूम हुआ कि अकबरी बेगम खत्म हो गई।
प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि एक आलोक तिवारी 24 साल के बच्चा मर गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दिनेश कुमार 35 साल का एक ड्राइवर है, उसको मार दिया गया? वजीर आजम भारत, क्या आप जानते हैं कि वीर भान नामी एक भारत के शहरी को सर पे गोली मारी गई? तो जाकिर जो 26 साल का है, उसके भी सर पे गोली मारी गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल सोलंकी 26 साल का सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दीपक कुमार को गोली मार दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल ठाकुर 23 साल का था, वो भी मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि सुलेमान जो लोहारा था, वेल्डिंग का काम करता था, उसको मार दिया गया, उसकी दुकान जला दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद शाबान 22 साल का वेल्डर था, उसको मार दिया गया? रतन लाल पुलिस कांस्टेबल थे प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया? अनवर 58 इयर्स के, उनको जिंदा जला दिया गया? अमीन एक 17 साल का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुदस्सिर खान एक ऑटो ड्राइवर था, उसको खत्म कर दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि आमिर और हाशिम दो भाई थे? प्रधानमंत्री, आमिर की उम्र 30 साल, हाशिम की उम्र 17 साल, दोनों को खत्म कर देगा? प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना होगा कि एक घर में 2 भाइयों का जनाजा एक साथ उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना कि एक तरफ एक भाई का हाशिम का सर, दूसरी तरफ 17 साल के आमिर का सर, उसका जनाजा उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुशर्रफ को गोली मारकर ड्रेन में फेंक दिया गया? मोनिस को मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपने तस्वीर देखी होगी प्रधानमंत्री, मुदस्सिर खान के बेटे की, जो अपनी बाप की लाश के बाजू खड़े होकर रो रहा है? प्रधानमंत्री, मुझे तो नींद नहीं आई जब से मैंने मुदस्सिर और अंकित की मां का इंटरव्यू सुना, मुझे अब तक रातों में नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री, आपको आती होगी तो हमको भी बताइए, कैसे सोना? अब हम बताओ प्रधानमंत्री, हम कैसे सोएं, कैसे सुकून लें? क्योंकि मुझे मुदस्सिर के बेटे की अपने बाप के लाश के सामने खड़े होकर रोते हुए देख वो तस्वीर मुझे अपनी औलाद की याद दिलाती है। अंकित की मां का इंटरव्यू में कहना, वो आईबी का ऑफिसर अंकित शर्मा, कि मेरा बेटा काम को जाकर फोन करता था कि अम्मा तूने दवा ली नहीं ली। वो इतनी अपनी मां से मोहब्बत करता था अंकित शर्मा कि अपनी मां से पूछता था, बता मां, पिताजी को पैसे दूं या ना दूं? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक बीएसएफ का ऑफिसर था जो 3 साल जम्मू में, जिसने 3 साल जम्मू में खिदमत की, बीएसएफ का ऑफिसर, वहां पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों से मुकाबला करता था, वो, उसका नाम है मोहम्मद अनीस। उसके घर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री कि मैं बीएसएफ का कांस्टेबल हूं, तो जालिमों ने घर में घुसकर मोहम्मद अनीस के घर को जला दिया। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अनीस के घर वालों ने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में ज्वेलरी खरीदते थे ताकि अनीस की शादी कराएंगे और उसकी एक कजन की शादी कराएंगे। उनकी 5 लाख की ज्वेलरी जल गई, 10 लाख जल गए। प्रधानमंत्री, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आपको शायद नहीं मालूम होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने कुछ नहीं कहा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप भारत के वजीर आजम हैं, दस्तूरी अखलाकी जिम्मेदारी आप पर है, आप कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे आप, क्योंकि मरने वाले प्रधानमंत्री पूरे भारत के, ये कोई दूसरे मुल्क के नहीं है, ये भारत के शहरी हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री, खामोशी को तोड़ो। प्रधानमंत्री, मैं आपको दावत दे रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि राम कुमार पासवान का 15 साल का बेटा नितिन 9th क्लास का था, वो मर गया, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री, क्या आप इतनी हिम्मत करके शिव विहार को जा सकते हैं? प्रधानमंत्री, आप, हम भारत के वजीर आजम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी चले जाइए ना शिव विहार को, जाकर देखिए शिव विहार में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री, क्या आपको मालूम कि इन फसादात में मुसलमानों ने जो मिक्स लोकेलिटी में रहते थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री, क्या आप उनको वापस लाकर उस मोहल्ले में रखेंगे? क्या प्रधानमंत्री करेंगे ये काम? क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मरकजी हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है।
प्रधानमंत्री, हम आपसे पूछ रहे हैं और आपसे पूछने का हमको पूरा हक है। अगर ये हेट स्पीच है तो भाड़ में जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हक को बयान करूंगा और मेरी जबान उसी वक्त खत्म होगी जब मेरी आंख बंद हो जाएगी। और मेरी आंख बंद होने से पहले भी इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ऐसे अपनी जमात के जिम्मेदारों को तैयार करेंगे कि बेटा तुम हमसे ज्यादा अच्छा बोलना, और बोलेंगे। बेटे भी बोलेंगे, बेटियां भी बोलेंगी, बच्चे भी बोलेंगे, महिला भी बोलेंगे, मगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते कि यह फसाद एक मुनज्जम तरीके से हुआ और आपके जहनियत, आपकी पार्टी के लोगों के बयानात की वजह से फसाद हुआ? प्रधानमंत्री, ये बड़ी तैयारी के साथ हुआ प्रधानमंत्री। ये कम्युनल राइट, ये कम्युनल राइट उसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2002 से आपने कुछ लेसन लिया होगा और दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि 2002 में जेनोसाइड हुआ, अब 2020 में दिल्ली में जेनोसाइड हुआ। प्रधानमंत्री, 2 डिकेड्स में 2 जेनोसाइड। बताओ प्रधानमंत्री, ये क्या हो रहा है? क्यों आपके लीडर ने बयान दिया था और लोग बोलते नहीं नहीं, क्यों देगा वो? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और टीवी के जिम्मेदारों और टीवी के चैनल पर जो एंकर बैठते हैं, जो मोदी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वजीर आजम से वो मोहब्बत करते हैं, और मैं वजीर आजम के उस अजीम वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करता हूं, शख्स की नहीं, ओहदे की इज्जत करता हूं मैं। हम उन एंकरों से ही पूछना चाहते हैं कि कभी ये सवालात क्यों नहीं करते आप? मगर क्या करेंगे बेचारे, अगर पूछ लेंगे तो फिर उनसे भी कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम खानदान को एक हिंदू ने बचाया, एक हिंदू ने बचाया, और वो मुसलमान एनडीटीवी के एक क्लिप में कह रहा है कि मैं घर पे छुप गया ऊपर जाकर, तो मैं नीचे देख रहा था, मेरे भाई को दंगाइयों ने पकड़ लिया, गोली मारी, मेरा भाई नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गोली मारी, उसके बाद मेरे भाई को जला दिया। और हिंदू के अखबार की आज रिपोर्ट है कि उस खानदान के उस बड़े भाई ने जो बयान किया, उसने मॉर्चरी में जाकर अपने भाई का एक कटा हुआ पैर को देखकर कहा कि यह मेरा भाई है, क्योंकि भाई को मालूम था कि भाई के पैर के उंगलियों के नाखून टेढ़े थे, कहा यह मेरा भाई है। प्रधानमंत्री, अब तो जिस्म भी नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री, खाली टांग मिल रही है प्रधानमंत्री, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बीजेपी के नहीं हैं, आप सिर्फ उन 3 लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं जिनकी तकारीर की वजह से यह तमाम फसाद हुआ एक मंसूबाबंद तरीके से। बताओ आप, ये हिंदू अखबार की आज की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक मशहूर एडिटर हैं शिशिर गुप्ता ने अखबार में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि बसेस में लोगों को लाया गया था गड़बड़ कराने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स, मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने दिमाग से नहीं, पढ़ के कह रहा हूं। हम वजीर आजम से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है भारत में। भारत की राजधानी, भारत का दारुल हुकूमत, भारत का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में शिव विहार से लोग कह रहे हैं कि शिव विहार एक खंडेर नजर आ रहा है, भूत बस्ती नजर आ रही है शिव विहार। कौन है प्रधानमंत्री ये लोग जो कह रहे हैं गोली मारो देश के गद्दारों को? प्रधानमंत्री, कौन है ये लोग, बताओ ना। प्रधानमंत्री, हमने समझा था कि 6 दिसंबर 92 में मस्जिद को शहादत के बाद दोबारा हम नजारा नहीं देखेंगे, मगर अशोक नगर में हमने देख लिया प्रधानमंत्री कि लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़कर स्पीकर को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा लगाते हैं और नीचे लोग खड़े थाली मारते हैं। प्रधानमंत्री, टाइम्स ऑफ इंडिया की अखबार की रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है कि जब मुसलमानों की बस्तियों में मुसलमान आए थे एक मंदिर पर हमला करने के लिए, तो मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाकर उस दुर्गा की मंदिर को बचाया। प्रधानमंत्री, ये कौन है जिन्होंने मंदिर को बचाया? आप जानते हैं उनको? इनके कपड़े देखकर आप बता दीजिए कौन थे लोग, बताइए ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। एक 17 साल का बच्चा है प्रधानमंत्री, जिसका नाम हरीश सिंह है। जब गड़बड़ हुई तो एक मुसलमान के पड़ोसी था, उस मुसलमान ने उसकी गर्दन पकड़कर अंदर जा तू,
उस हरीश सिंह के वालिद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर है, उन्हें फोन कर कर पूछा मेरा बेटा कैसा है, तो उस शख्स का नाम वहाब था। तो हरीश सिंह ने, 17 साल के नौजवान ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा मैं वहाब भाई के घर में आराम से हूं। और ये बात प्रधानमंत्री आप जानते भी हैं कि एक बाघेल साहब है, प्रधानमंत्री बाघेल साहब हैं, जब उनके पड़ोस में घर में आग लगी तो बाघेल साहब ने जलते हुए घर में घुसकर 7 मुसलमानों की जान को बचाया और खुद 70% जल गए। प्रधानमंत्री इनके बारे में तो बोल दो ना, कम से कम बाघेल के बारे में बोल दो। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि एक पुलिस के कांस्टेबल हैं शिव विहार के, उनका नाम मोहम्मद इरफान है, उन्होंने 35 मरतबा, पुलिस का कांस्टेबल है प्रधानमंत्री, पुलिस कांस्टेबल ने 35 मरतबा पुलिस को फोन किया कि आओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तो 9 घंटे के बाद प्रधानमंत्री आपकी पुलिस आई और वो पुलिस कांस्टेबल आज ये कह रहा है कि मैं लोग आवाम से मंग कर कपड़े पहनकर नौकरी पे जा रहा हूं, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है क्योंकि मेरा घर जल गया। प्रधानमंत्री ये जो फसाद हुआ है ना, ये मंसूबाबंद तरीके से हुआ है, ये टारगेटेड स्ट्रक्चरल वायलेंस है और ये इसकी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर आती है प्रधानमंत्री। द दिल्ली राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट द डोर स्टेप ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नाकामी है, आपने आंखें बंद कर ली। लोग बोलते हैं मुझे कि आपने क्यों मिलाया लिख जाकर उसको गुजरात से। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब, आप जानते हैं कि एहसान जाफरी ने 3 घंटे 4 घंटे 2-3 घंटे पुलिस को फोन किया था, पुलिस नहीं आई। जबकि एहसान जाफरी ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को भी फोन किया, पुलिस नहीं आई। दंगाई घुसे, एहसान जाफरी के जिस्म के 10 टुकड़े किए और उनकी बीवी के सामने जिस्म को जला दिया। वो रुकने साबिका रुकने पार्लियामान थे। अब प्रधानमंत्री, हमारे भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इंशाल्लाह आप भी एक दिन एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे प्रधानमंत्री, सब होंगे। नरेश गुजराल, इंदर कुमार गुजराल वजीर आजम के बेटे हैं, एमपी हैं, उन्होंने खत जारी किया कि मैंने कई घंटे पुलिस को फोन किया कि बचाओ इन मुसलमानों को, कोई पुलिस मेरा जवाब नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो बच्चा आप जानते होंगे प्रधानमंत्री जुबैर को, प्रधानमंत्री आप जानते हैं जुबैर कौन है? जुबैर वो है जो सजदे में पड़ा हुआ है और जुबैर के तरफ तमाम शयातीन जमा होकर जुबैर को लट और तलवार से मार रहे हैं। और जुबैर की गलती ये थी प्रधानमंत्री कि वो इज्तिमा से वापिस आ रहा था, इज्तिमा में दुआ की गई थी, तो उसका यकीन था कि जब दुआ हुई तो वहां से कुछ फल और मीठा अपने खानदान के लिए लेकर आऊंगा। तो जालिमों ने जो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, उन्होंने ही जुबैर को घेर लिया, खूब मारा जुबैर को। प्रधानमंत्री, जुबैर के सर पे प्रधानमंत्री 30 टाके हैं, जुबैर के सर पे प्रधानमंत्री 30 टाके हैं। प्रधानमंत्री, क्या आप जुबैर को एक फोन कर सकते हैं? क्या जुबैर को एक फोन कर सकते हैं भारत के वजीर आजम कि जुबैर फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? नहीं प्रधानमंत्री, अब तक तो फोन नहीं आया। प्रधानमंत्री, वो फैजान बच्चा जिसका वीडियो सब देखे, ब्लू टी शर्ट में जो मर गया, जिसके जबड़ा टूट गया, खोपड़ी से खून बह रहा है, प्रधानमंत्री क्या आप उन पुलिस वालों को सजा दिलाएंगे? प्रधानमंत्री, क्या आप एसआईटी बना दिए? एसआईटी इंसाफ नहीं करेगी। 84 में सिखों की नस्ल कशी हुई थी, सिखों के गलों में जलते हुए टायरों को डाला गया था। हजारों की तादाद में दिल्ली में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों को मारा गया, पीटा गया, उनकी बहनों से, उनकी माओं से बेइज्जती की गई। आज तक उन सिखों को इंसाफ नहीं मिला प्रधानमंत्री एसआईटी से। अब ये कौन सी एसआईटी बना दी आप? क्या इंसाफ मिलेगा प्रधानमंत्री हमको? क्या फैजान को इंसाफ मिलेगा? क्या अंकित की मां को इंसाफ मिलेगा? जितने लोग मर गए उनको इंसाफ मिलेगा? क्या जालिम को इंसाफ मिलेगा प्रधानमंत्री, या मजलूम को मिलेगा इंसाफ? क्योंकि अब तक तो नजर यही आ रहा है 5.5 साल में जब से आप वजीर आजम बने, भारत में सिर्फ मुसलमानों से नफरत 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 डाली गई। मुल्ले हैं, मुल्ले हैं, मुल्ले हैं, मारो मुल्लों को।
एक मुस्लिम खानदान, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार रिपोर्ट करता है कि एक मुस्लिम खानदान बच के निकल रहा था, अपने चेहरों पर तिलक लगाकर जा रहे थे प्रधानमंत्री, तो इन दंगाइयों ने जो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, कहा कि नहीं ये तो मुसलमान नजर नहीं आ रहे। तो बाप ने कहा अरे भाई हम मुसलमान हैं। तो कहा तुम्हारे छोटे बच्चे का पैजामा खोलकर दिखाओ, इत्तेफाक से उसकी खतना नहीं हुई थी, हम जाओ। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि हमारी पहचान अब हमारे कपड़ों से, अब कपड़ों के अंदर से क्या हो रही है। इतनी नफरत। प्रधानमंत्री, क्या ये अच्छा काम हुआ कि कल दिल्ली में जुलूस निकाला गया आपके चाहने वालों की तरफ से? क्या वो गुजरात के गौरव यात्रा की याद नहीं दिलाता प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के हमारे वजीर आजम मेरी तकरीर को सुनेंगे और मुझ पर केस बुक करना है तो बुक कर लो, आप जेल में डालना है डाल दो, आप गोली मारना है तो मार दो, क्योंकि आपके चाहने वालों की नजरों में गद्दार हूं। अगर देश के वजीर आजम से सवाल करना, उनको आईना दिखाना, उनकी गलतियों को बताना, उनकी दस्तूरी जिम्मेदारी को वजीर आजम शब्दकोश हो गए उसको याद दिलाना अगर गद्दारी है तो सुनो नारे लगाने वालों, मैं गद्दारी करता रहूंगा और तुम मुझे इस तरह से खत्म नहीं कर पाओगे। गोली मारना पड़ेगा, मगर गोली से जिस्मानी मौत होगी, जहन की मौत नहीं होगी, जो मैं जहन देकर जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। कोई जवाब नहीं है, सन्नाटा है, सन्नाटा। शायद वजीर आजम इतवार के दिन मन की बात में हमारी तकलीफ को बयान करेंगे क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कहती है कि दिल्ली का फसाद, दिल्ली का प्रोग्राम, दिल्ली का जेनोसाइड एक मंसूबाबंद था और मंसूबाबंद तरीके से हुआ। पूरा माहौल पैदा किया गया नफरत का और ये सब गरीब मारे गए। 4 मस्जिदें शहीद हो गई। एक दरगाह में एक छोटे बच्चे का वीडियो है, उसको जाके फेंक दे। जब वो बच्चे को किसी मुसलमानों ने पकड़ लिया तो उसको मारा नहीं प्रधानमंत्री, उसको बोला बेटा तूने गलत काम किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। इज्जत के साथ उसको प्रधानमंत्री पुलिस के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री, आपको जानकर हैरत होगी कि एक बच्चा जो फेसबुक लाइव कर रहा था उसको पकड़ा गया तो उन मुसलमानों ने कहा कि मारेंगे नहीं। एक और बच्चे को पकड़ा जो यूपी से आ गया था शायद। प्रधानमंत्री, आपकी पुलिस कैसी है प्रधानमंत्री? ये अजीब दिल्ली की पुलिस है आपकी। प्रधानमंत्री, ये पुलिस के दिलों में इतनी नफरत क्यों पैदा होगी मुसलमानों के बारे में? प्रधानमंत्री, एक मुसलमान 100 पे डायल करता है पुलिस से मदद के लिए तो पुलिस कहती है कि भुगतो मुल्लो। प्रधानमंत्री, ये कैसी पुलिस है? मगर एक दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद का एक आईपीएस ऑफिसर, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब उसने देखा कि घर जल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, उसने कूद कर आकर अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को निभाया। हम उसको भी सलाम करते हैं। मगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हम कहते हैं कि कमिश्नर साहब जो हट चुके हैं, क्या आपको इन चेहरों को देखकर कभी जिंदगी भर नींद आएगी? इस बर्बादी को देखकर आपको सुकून मिलेगा? इन जलते हुए घरों को देखकर तुमको अपने घर में सुकून नसीब होगा? हां, अगर तुम इंसान हो तो तुमको कभी ये चैन सुकून नसीब नहीं होगा। जिसके दिल में एक धड़कता हुआ दिल होगा, जिसको इंसानियत से मोहब्बत होगी, वो बराबर इंसाफ करेगा। आप देखो कि इस मुल्क में नफरत पैदा कर दी गई है भारत में। जब नेहरू वजीर आजम थे तो एक मुसलमान ने फोन किया नेहरू को कि मेरी दुकान है, जलाने आ रहे हैं। तो नेहरू ने कहा तो रुक वहां पर, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर था नेहरू और नेहरू ने पुलिस को लेकर आया वहां पर, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री, जरा नेहरू से सीख लीजिए कुछ। मुझे मालूम है कि आपको नेहरू पसंद नहीं है, मगर कुछ तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुख्तसर वक्त में मैंने दिल्ली की बर्बादी को आपके सामने बयान किया हूं। अफसोस होता है मुझे, तकलीफ होती है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से, मैं इम्तियाज जलील और हमारे तमाम अराकीन असम्बली और मजलिस के पूरे अराकीन बल्दिया अपनी 1 महीने की तनख्वाह दिल्ली के फसाद में बर्बाद और मरने वालों की इमदाद में इंशाअल्लाह हम देंगे। और मैं दिल्ली में जो गैर सियासी तंजीमें हैं उनसे भी बात कर रहा हूं कि हम उनका क्या ताउन कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, कम से कम हम उन बहने वाले आंसुओं को तो पहुंच सकते हैं। अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो भारत